Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon, Anushka, Akash, Sanjay, Shreya, Rajput, Niharika, Ankush, Preetam, Sanjeev, Siku, Tannu. A very good afternoon, all of you. Anup, Tannu, Kajal, Shivani, Sanjeet, Ankush. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. अब ठीक है. गुड आफ्टरनून. क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास. शाहिनी, अंशु, रमेश, अरविंद, मनीष, तरुण, गुड आफ्टरनून. चलिए, तो हम कल पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन, है ना. कल हमने जो टॉपिक शुरू किया था डेट वाज ब्लड रिलेशन, और जितने भी क्वेश्चंस हमने किए थे सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस थे, है ना. एकदम जीरो लेवल वाले हमने कल क्वेश्चन शुरू किए थे. ठीक है. कल हम लोगों ने कुछ नहीं सीखा था, सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक फैमिली ट्री बनाना सीखा था कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चन का फैमिली ट्री बनाते हैं और अपने क्वेश्चंस के आंसर देते हैं फैमिली ट्री को देखकर. अच्छा, फैमिली ट्री कैसे बनता है? फैमिली ट्री तो बहुत आसान है. फैमिली ट्री तो बनाना, थोड़ी साउंड तेज कर देना. हाँ जी. फैमिली ट्री के दो कंसेप्ट हैं. पहला कंसेप्ट है जेंडर, दूसरा कंसेप्ट है जनरेशन गैप, है ना. जेंडर और जनरेशन गैप. जेंडर के बेसिस पे हमने क्या बताया था आपको कि अगर आपका कैंडिडेट मेल है तो उसको हम ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर कैंडिडेट फीमेल है तो उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे. मेल आने पर हम उसको त्रिभुज में बंद कर देंगे, और फीमेल आने पर उसको हम सर्कल में बंद कर देंगे. ठीक है मेरे दोस्त. अच्छा, अकॉर्डिंग टू जनरेशन गैप, जो व्यक्ति पहले आएगा उसको ऊपर रखना है, जो बाद में आएगा उसको नीचे रखना है. ठीक है. और कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हमने किए थे. चलिए, तो हम चलते हैं. कल के ही क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करते हैं. कल जितने भी क्वेश्चंस हमने किए थे उन्हीं क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है दोस्त. हाँ जी. तो हमने पढ़ा था ब्लड रिलेशन, उसी ब्लड रिलेशन चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है. ये पहला क्वेश्चन हम बना चुके हैं, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, है ना. ये मेरे ख्याल से कितने क्वेश्चन हम कितने कल बनाए थे? 7 ही क्वेश्चन बनाए थे ना, सिर्फ ओनली 7 क्वेश्चन. हाँ. चलिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 पर. फटाक से आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 8 और 9. चलिए साहब.
हाँ जी, चलिए साहब बना लिए दोनों क्वेश्चन। ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तब ए का डी से क्या संबंध है? बताओ फटाफट से। फैमिली ट्री बनाना है, छोटा सा फैमिली ट्री बनेगा। भाई ए बी की बहन है, ए किसकी बहन है? बी की। तो ए को बहन बना दो। बहन बनाने का मतलब है कि ए को सर्कल में बंद कर दो। ये किसकी बहन है? ये किसकी बहन जी है? बी की। तो बी इनके साथ आएंगे। अच्छा, हमें बी का जेंडर यहाँ पे नहीं पता है ना। सी बी की माता है। बी की माता कौन है? सी। तो सी जो है वो बी से ऊपर आएंगी, और माता है तो सर्कल में बंद कर दो। डी सी के पिता है, सी का पिता सी से भी ऊपर, और पिताजी है तो इनको त्रिभुज में बंद कर दो। अच्छा, तब ए का डी से क्या संबंध है? तब ए का डी से क्या संबंध है? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? तो हमसे पूछा है हु इज ए, ए कौन है? हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? हु इज ए? इसकी बेटी की बेटी है, और बेटी की बेटी होगी ग्रैंड डॉटर, है ना, नातिन। बेटी की बेटी। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? हमें बताना है हु इज ए, ए कौन है, हमें ए के बारे में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। एफ किसका भाई है? ए का। तो एफ भाई है तो एफ को ट्राइंगल में बंद कर दो। किसके भाई साहब है? ये ए के, तो ए को इनके साथ बना दो। सी इज द डॉटर ऑफ ए। सी किसकी बेटी है? ए की। ए की बेटी ए से नीचे, और बेटी है तो सर्कल में बंद कर दो। के इज द सिस्टर ऑफ एफ। के किसकी बहन है? एफ की। एफ की बहन एफ के साथ आएगी, और बहन है तो सर्कल में बंद कर दो। जी इज द ब्रदर ऑफ सी। जी किसका भाई है? सी का। सी का भाई सी के साथ आएगा, और जी भाई है तो त्रिभुज में बंद कर दो। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन पूछा है? हु इज द अंकल ऑफ जी। जी के अंकल कौन है ये बताओ। हु इज द अंकल ऑफ जी। जी के अंकल कौन है? तो जी के अंकल कौन है ये बताओ। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये जो ए है ना, इसका जी से क्या संबंध है हमें नहीं पता, क्योंकि जो ए है वो जी की माँ भी हो सकती है, और ए जी का पिता भी हो सकता है। अगर ए जी की माँ है तो बेटा एफ जो होगा वो जी का मामा होगा, और अगर ए जी का पिता है तो जो एफ होगा वो जी का चाचा होगा। तो दोनों ही सिचुएशन में जो एफ है वो जी के अंकल होंगे, चाहे बेटा ए मेल है या फीमेल, इट डजेंट मैटर। जी के अंकल हमेशा एफ ही बनेंगे। बेटा इसमें एक बच्चे ने कहा सर ई डी की माता है, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी। यहां पर मुझे ई को रिप्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जब ए और डी के बारे में पूछा है तो इसको हमें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। ये क्या थी? ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। गॉट इट? है ना जी। इसमें पॉसिबिलिटी नहीं बनानी है, बिना पॉसिबिलिटी बनाए ही आप आंसर दे सकते हैं। पॉसिबिलिटीज बनाने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। अच्छा, कल जब हम फैमिली ट्री बना रहे थे तो कल फैमिली ट्री बनाने में ना थोड़ा सा समय लग रहा था, है ना। लेकिन आज जो फैमिली ट्री आप बना रहे हो, आज आप फैमिली ट्री बड़े प्यार से बना रहे हो। कल फैमिली ट्री बनाने में थोड़ा सा समय हमें लग रहा था, बट आज फैमिली ट्री बनाने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। आज हम बड़े प्यार से फैमिली ट्री बना पा रहे होंगे, है ना, हंसते हुए। और थोड़ा सा नातिक बेटा ग्रैंड डॉटर, और थोड़ी सी ना, अब आप लोग आज फैमिली ट्री बनाने में ना थोड़ी सी अपनी स्पीड फास्ट रखोगे। कल तो हो सकता है आपकी स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी फैमिली ट्री बनाने में, लेकिन आज अपनी थोड़ी सी स्पीड फास्ट रखना। ठीक है जी। सर मेरा कंप्लीट सिलेबस नहीं हुआ है तो सीजीएल का एग्जाम देना सही होगा? बिल्कुल सही होगा, 100% सही होगा। भले ही आपका सिलेबस हुआ है या नहीं हुआ है, इट डजेंट मैटर। आपकी तैयारी है कि नहीं है, इट डजेंट मैटर। हमें हर गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम देने हैं, हमें सारे एग्जाम फिल करने हैं, कोई भी एग्जाम हमें नहीं छोड़ना। पूछो क्यों? क्योंकि सिलेक्शन तो हमारा वैसे भी नहीं है भाई। अगर हम एग्जाम देने नहीं जा रहे, अगर हम फॉर्म नहीं भर रहे, तो सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं हो रहा हमारा। समझ रहे हो? तो जब आप एग्जाम दोगे तो ये मत मानो कि आपका सिलेक्शन होगा, ये मान के चलो सिलेक्शन आपका नहीं होना है, क्योंकि वो पहले भी नहीं हो रहा था, क्योंकि सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है ना। तो
सिलेक्शन तो नहीं हो रहा, लेकिन उसमें फायदा आपका ये होगा कि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और बेटा लाइफ में हर काम के लिए एक्सपीरियंस ही चाहिए। जीवन में एक्सपीरियंस का बहुत महत्व है। भले ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आपको ना वो प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर झेलने का एक्सपीरियंस मिलेगा। आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आपको वो एग्जाम का माहौल मिलेगा, उसका एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, कैसे हमें टाइम मैनेजमेंट करना होता है। तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत जरूरी है। सिलेक्शन होना ना होना इट डजंट मैटर, ये सेकेंडरी चीज है। पहला चीज है एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब, तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने दे दिए हैं, गुड जॉब, बहुत बढ़िया। ए बी का पिता है, ए इज द फादर ऑफ बी। ए इज द फादर ऑफ बी। अब देखो, ए इज द फादर ऑफ बी, ए फादर है, तो ए को ट्राइंगल में बंद कर दो। किसके फादर है ये? बी के। बी को नीचे बना दो, ए इज द फादर ऑफ बी। सी बी की पुत्री है, सी इज द डॉटर ऑफ बी। देखो बी की पुत्री बी से नीचे आएगी, अब पुत्री है तो सर्कल में बंद कर दो। डी बी का भाई है, डी इज द ब्रदर ऑफ बी। डी किसके भाई साहब है? बी के। तो बी के भाई बी के साथ आएंगे, और भाई है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। ई ए का पुत्र है, ई किसका पुत्र है? ए का। ए का पुत्र ए से नीचे आएगा, और पुत्र है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। तो सी और ई के बीच का संबंध क्या है? देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई? सी और ई के बीच का रिलेशन क्या है? देखो जो ई है ना, वो इसकी माँ का भाई भी हो सकता है, और वो इसके पिता का भाई भी हो सकता है। तो जो ई है वो सी का चाचा भी हो सकता है, और मामा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें बी का जेंडर नहीं पता, तो ई चाचा या मामा दोनों हो सकता है। और ये जो, अगर ये चाचा है तो जो सी है वो इसकी भतीजी होगी, भतीजी, क्योंकि भाई की बेटी को भतीजी बोलते हैं। और अगर ये मामा है तो ये बहन की बेटी होगी, और बहन की बेटी को बोलते हैं भांजी। बहन की बेटी को क्या बोलते हैं? भांजी। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा चाचा भतीजी या फिर मामा भांजी। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी और ई का संबंध क्या? भतीजी चाचा या भांजी मामा। तो भतीजी और चाचा ऑप्शन दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट। सी इज द वाइफ ऑफ बी। सी किसकी पत्नी है? बी की। तो सी की शादी करा दो किसके साथ? बी के साथ। भैया सी बी की पत्नी है, तो सी की शादी करा दो बी के साथ। सी इज द वाइफ ऑफ बी। सी इज द वाइफ ऑफ बी, सी की शादी करा दो किसके साथ? बी के साथ। अच्छा, सी पत्नी है तो सर्कल में बंद कर दो, और अगर सी पत्नी है तो डेफिनेटली जो बी है वो पति होगा, तो इसको त्रिभुज में बंद कर दो। ई इज द सन ऑफ सी। ई इज द सन ऑफ सी। ई किसका बेटा है? सी का। सी का बेटा सी से नीचे आ जाएगा, और बेटा है तो त्रिभुज में बंद कर दो। ई इज द सन ऑफ सी। ठीक है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, तो बी का भाई बी के साथ आएगा, और ए भाई है तो त्रिभुज में बंद कर दो। एंड फादर ऑफ डी। बेटा ये जो एंड वर्ड है किसके लिए है? ए के लिए है। ए इज द फादर ऑफ डी, ए डी का पिता है। ए किसका पिता है? ए डी का पिता है। तब हमसे क्या पूछा है? व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ ई टू डी? तो ई का डी से क्या संबंध है? तो ये जो ई है, ये जो ई है सर, बैंक के मॉक टेस्ट में पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चंस हैं, क्या एग्जाम में भी होंगे? नहीं, नॉट एट ऑल। बैंकिंग एग्जाम में पॉइंटिंग फॉर्म का एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम में पॉइंटिंग फॉर्म का एक भी क्वेश्चन नहीं आता। बैंकिंग एग्जाम में सिर्फ पजल और कोडेड फॉर्म आती है। तो बताओ ई का डी से क्या क्या संबंध है? हाउ इज ई रिलेटेड टू डी? ई कौन है? तो देखो ई जो है वो इसके चाचा का बेटा है। चाचा का बेटा, चाचा का बेटा कौन होता है? चाचा का बेटा कौन होता है? चचेरा भाई, तो कजन। चाचा का बेटा कौन होता है? कजीरा, चचेरा भाई यानी कि कजन। अच्छा, मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर पढ़ाना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं इंग्लिश ग्रामर आप लोगों को मैं पढ़ाना चाहता हूँ, है ना। आप लोग ध्यान से उसको पढ़ना और समझना। इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है। हाँ जी।
इंग्लिश ग्रामर मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ। आपने इंग्लिश ग्रामर में ना कंजक्शंस पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे बेटा? कंजक्शंस। वो कंजक्शंस आपको पढ़ना जरूरी है दोबारा से, ठीक है। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी एंड एफ इज द फादर ऑफ सी, एंड एफ इज द फादर ऑफ सी। ए बी का भाई है, 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 और एफ सी का पिता है, और एफ सी का पिता है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस लिखो, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी एंड इज द फादर ऑफ सी, एंड इज द फादर ऑफ सी, एंड इज द फादर ऑफ सी। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, और सी का पिता है। ए बी का भाई है और सी का पिता है। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी हु इज द फादर ऑफ सी। ये उसको बोलना ए सी चला देगा, है ना। हु इज द फादर ऑफ सी, हु इज द फादर ऑफ सी। ए इज द ब्रदर ऑफ बी कॉमा हु इज द फादर ऑफ सी। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, कॉमा जो कि सी का पिता है, जो कि सी का पिता है, ठीक है। हाँ जी, तो ये जो सेंटेंस आपको लिखे गए हैं, इन सेंटेंस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इन सेंटेंसेस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली लिखा क्या गया है। अगर मैं ऊपर वाले सेंटेंस को ध्यान से देखूं तो ये तो दो अलग अलग सेंटेंस है, ये दो अलग अलग सेंटेंस है बेटा। ये एक सेंटेंस अलग है और ये एक सेंटेंस अलग है। यहाँ पे ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, ये दो अलग अलग कथन है। ये कथन अलग है और ये कथन अलग है, समझ रहे हो। ए किसका भाई है? बी का। और एफ किसका पिता है? एफ किसका पिता है? सी का। तो ये दो अलग अलग कथन हो गए। लेकिन अगर मैं इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखूं तो बेटा ये सिंगल स्टेटमेंट है। ये भी एक सिंगल स्टेटमेंट है और ये भी एक सिंगल स्टेटमेंट है। ये दो अलग अलग स्टेटमेंट नहीं है, ये एक सिंगल स्टेटमेंट है। यहाँ पे जो एंड वर्ड यूज हो रहा है, यहाँ पे जो और वर्ड यूज हो रहा है बेटा, वो दो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम कर रहा है। वो काम कर रहा है कंजंक्शन का। कंजंक्शन जानते हो? कंजंक्शन क्या होते हैं? कंजंक्शंस वो होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, दो कथनों को जोड़कर एक बना देते हैं, है ना। ये जो है हु, ये कंजंक्शन है, रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। तो यहां पर हमें देखना होगा ए बी का भाई है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, कॉमा और सी का पिता है। तो ये जो और वर्ड है ना बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मतलब सी का पिता कौन है एग्जैक्टली। देखो ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, कॉमा और सी का पिता है। तो ये जो सी का पिता है ये कौन है? देखो ए बी का भाई है और सी का पिता है, मतलब ए सी का पिता है। ए इज द फादर ऑफ सी। ए बी का भाई है और सी का पिता है, मतलब ए सी का पिता है। बेसिकली ये जो एंड वर्ड होता है ये हमेशा फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे दो व्यक्ति है, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन। तो जो एंड वर्ड होगा वो हमेशा फर्स्ट पर्सन को ही रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो और वर्ड होगा एंड, वो हमेशा सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, कॉमा जो कि सी का पिता है। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, कॉमा हु इज द फादर ऑफ सी। अब ये हु वर्ड बेटा, हु वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा? हु वर्ड हमेशा उसको रिप्रेजेंट करता है उससे ठीक पहले जो आता है।
तो हु से ठीक पहले क्या है, बी, तो हु वर्ड बी को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि मतलब ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी कॉमा हु इज द फादर ऑफ सी, ए बी का भाई है कॉमा जो कि सी का पिता है, जो कि मतलब ए बी का भाई है जो कि सी का पिता है, मतलब बी सी का पिता है, बी इज द फादर ऑफ सी, बी इज द फादर ऑफ सी। तो बेटा ये थोड़ी सी इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज थी जो मुझे आप लोगों को देनी थी। नो डाउट आपको पहले से ये नॉलेज आती, पता था आपको इसके बारे में, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज था कि इस कंसेप्ट को मैं रिपीट करवाऊं। रीजन, क्योंकि जब हम सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर पढ़ते हैं, हम पजल चैप्टर पढ़ते हैं, हम ब्लड रिलेशन चैप्टर पढ़ते हैं, तो इन तीनों ही चैप्टर में ये वर्ड्स यूज होते हैं काफी बार, तो हमें इनका प्रैक्टिकली मीनिंग समझना चाहिए। तो बेटा एंड वर्ड हो, वाइल हो, बट हो, सिर्फ कॉमा भी हो, ये सारे वर्ड फर्स्ट पर्सन यानी कि सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, हु, हुम, हु, हुम, हु, हुम, हुज, दैट, ये जो वर्ड है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट को। हु, हुम, हुज, दैट, है ना। हु की जगह अगर लिखा होता ना डेट, तो वो डेट किसको रिप्रेजेंट करता, वो डेट रिप्रेजेंट करता ऑब्जेक्ट को। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता, जिसका, जिसकी, जिसको, जिसका, जिसकी, जिसको। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब होता है कि जो कि, जिसका, जिसकी, जिसको, जो कि, जिसको, जिसका, जिसकी, ये सारे वर्ड हैं। जो कि, जिसका, जिसकी, जिसको, जिसकी। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं जो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये है और, जबकि, परंतु, किंतु, है, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सब सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सर हमें पता कैसे चलेगा कि पीपल को साइड में लिखें या नीचे लिखें या ऊपर लिखें, ये पता नहीं चल रहा। हम इस, बच्चा आज आपका पहला दिन है, देखो जिस बच्चे का आज पहला दिन है प्लीज वो बच्चा कल का लेक्चर जरूर अटेंड कर ले, क्योंकि कल हमने इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया है कि ऊपर किसको लिखना है, नीचे किसको लिखना है। अरे बेसिक सी चीज है कि जिनके बीच में कोई जनरेशन गैप नहीं है, जो भाई बहन है वो सब एक साथ आते हैं, भाई बहन, है ना। ऊपर हम लिखते हैं जिसकी जनरेशन गैप ज्यादा है, जैसे माता पिता को हमें ऊपर लिखना है, उससे ऊपर दादा दादी को। तो जितनी जनरेशन हम बढ़ते चले जाएंगे उसको ऊपर उतना लिखते चले जाएंगे। जैसे पिता को ऊपर बनाते हैं और पुत्र को उसके नीचे, माँ को ऊपर बनाएंगे पुत्र को नीचे, है ना। अगर मान लो ये चीज बनी, इसका मतलब क्या है कि ए कौन है, पिता है, और अगर बी, बी कौन है, बी उसकी पुत्री है। तो आपको नहीं पता, साइड में आते हैं भाई बहन और पति पत्नी, ये सब कंसेप्ट हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो कल का लेक्चर आप लोग जरूर ध्यान से देखें। ठीक है, हाँ जी, जिस बच्चे ने अभी तक कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया वो बच्चा कल का लेक्चर जरूर देखे ध्यान से। चलिए बनाओ फैमिली ट्री, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 का फैमिली ट्री बनाओ। देखो अभी भी हम ना, अभी भी हम जो पजल फॉर्म पढ़ रहे हैं वो बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक। अभी जो हम ब्लड रिलेशन की पजल फॉर्म पढ़ रहे हैं ना, ये ब्लड रिलेशन की पजल है बेटा। एक हालांकि पजल चैप्टर हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलेशन की पजल है। और ये जो ब्लड रिलेशन की पजल है ना, ये एकदम बेसिक है, एकदम जीरो लेवल। अभी तो हमने लेवल उठाया ही नहीं है, आज भी हम बिल्कुल बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन कर रहे हैं, समझ रहे हो। जी हाँ, चलिए जब तक आप इसमें परफेक्ट नहीं हो जाएंगे तब तक हम एडवांस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से, आराम से फैमिली ट्री बनाओ। ठीक है, जब हमें बताना है ए का बी से संबंध, तो हमें बताना है ए कौन है, ए के बारे में बताओ, बी के बारे में नहीं।
हड़बड़ाहट मत करो बेटा, कौन बुक से पढ़ाते हैं? अबे आपको पता ही नहीं है हमारी बुक कौन सी है? रीजनिंग बुक है विद पीयूष वार्ष्णेय। तुमने हमारी बुक के दर्शन ही नहीं किए हैं, जिसका दुनिया भर में नाम है, दुनिया भर में डिमांड है। दोनों फैमिली ट्री बनाओ बेटा आराम से। अब देखो यहाँ पे जो हु वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ओ को रिप्रेजेंट करेगा। जो की जो वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सब ऑब्जेक्ट यानी कि ओ। नीचे जो और वर्ड है एंड वर्ड वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? टी, एस को रिप्रेजेंट करेगा। एस यानी कि सब्जेक्ट। आराम से फैमिली ट्री बनाओ, हड़बड़ाहट मत करो, जल्दबाजी मत करो। जल्दी का काम शैतान का, इसलिए वो शैतानी आपको नहीं दिखानी है। आप पेशेंस बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। ठीक है। हम्म। हाँ जी, चलिए साहब, एम पी का पुत्र है। एम इज द सन ऑफ पी। एम पी का पुत्र है, एम इज द सन ऑफ पी। तो भाई साहब पी का पुत्र तो पी से नीचे आएगा ना, पुत्र तो नीचे आएगा, पुत्र तो बाद में पैदा हुआ। अब इन दोनों में से जेंडर किसका पता चला? एम का। तो एम को ट्राइंगल में बंद कर दो, एम इज द सन ऑफ पी। क्यू ओ की पोती है। जो की वर्ड किसके लिए है? ओ के लिए। ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन। ओ पी का पति है। देखो ओ कौन है? पी का पति। तो पी का पति बना दो। पी का पति कैसे बनाओगे? इसकी शादी करा दो, है ना। पी का पति यानी कि इसकी शादी करा दो। किसको बनाना है इसका पति? ओ को। ओ पति है तो त्रिभुज में बंद कर दो। तो इसका मतलब पी कौन है? पी पत्नी हो गई, तो सर्कल में बंद कर दिया हमने। अच्छा, क्यू किसकी पोती थी? ओ की। ओ की पोती मतलब इसके बेटे की बेटी, ये हो गई क्यू। क्यू ओ की पोती हो गई। तो एम का ओ से क्या संबंध है? तो हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ? तो बेटा हमसे पूछा है एम का ओ से क्या संबंध है, एम कौन है ओ का। तो एम कौन है? हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ? सन। हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ? सन। एम ओ का पुत्र है। भाई आप इसको ऐसे तो लिखोगे, एम ओ का पुत्र है। एम ओ का पुत्र है। एम इज अ सन ऑफ ओ। एम इज अ सन ऑफ ओ। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट बताओ। इस फैमिली ट्री बनाने में क्या दिक्कत आ रही? इतना तो आसान है फैमिली ट्री बनाना, जिसकी कोई हद नहीं है। हम्म। बताओ क्या दिक्कत है इस फैमिली ट्री में? फैमिली ट्री बनाने के बाद इन लोगों को आराम से ध्यान से देखो। देखो ये हो गए पति पत्नी, ये पति, ये पत्नी, और ये पति पत्नी का बेटा, और इसकी एक बेटी। तो बस ये पूरा परिवार की पिक्चर हमारे दिमाग में छप गई, है ना। हाँ जी। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स। एक्स और वाई भाई है। तो एक्स और वाई दोनों भाई हैं, तो दोनों को एक साथ बना दो, एक्स और वाई दोनों भाई है। क्योंकि भाई का मतलब ऊपर नीचे तो रखना नहीं है, दोनों को एक साथ रखना है ना। आर इज द फादर ऑफ वाई। आर किसका पिता है? वाई का। तो जो वाई का पिता है वो एक्स का भी तो पिता है, ऐसा थोड़ी कि वाई का अकेले का पिता होगा। आर इज द फादर ऑफ वाई। एस इज द ब्रदर ऑफ टी। एस किसका भाई है? टी का। अब देखो ना तो यहाँ पे एस है ना ही यहाँ पे टी, ना तो यहाँ पे एस है ना ही यहाँ पे टी है, तो हमें नहीं पता इसको कहाँ बनाना है। हम तो अलग से बनाएंगे। एंड वर्ड किसके लिए है? एंड वर्ड बेटा एस के लिए है। एस इज द मैटरनल अंकल ऑफ एक्स। एस जो है वो एक्स का मामा है। एंड वर्ड किसके लिए है? एंड वर्ड है एस के लिए, फर्स्ट पर्सन। तो जो एस है वो एक्स का मामा। इसका मामा कैसे बनाओगे ये बताओ। मैं फैमिली ट्री को थोड़ा सा साइड में बना देता हूं ताकि उससे हौच पौच ना हो। एक्स और वाई दोनों भाई थे, तो दोनों को एक साथ बना दिया। और वाई का पिता कौन है? आर। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो एस है
वो एक्स का मामा है। अब इसका मामा कैसे बनाओगे ये बताओ। इसका मामा कैसे बनाओगे, इसका मामा कैसे बनाओगे ये बताओ। सर मामा बनाना बहुत आसान है। मामा होता है माँ का भाई, तो इसकी माँ बना दो। इसकी माँ कैसे बनाओगे, इसके पिता की शादी जो उससे होंगी वो इनकी माँ होंगी, इनके जो भाई होंगे ये होगा एस। एस जो है वो एक्स का मामा हो गया, ठीक है। एंड एस इज द ब्रदर ऑफ टी। एस किसका भाई है, टी का। ये टी का भाई है। अगर ये टी का भाई है तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो टी है वो इसकी ये वाली बहन भी हो सकती है, टी इसकी कोई दूसरी बहन भी हो सकती है, और टी इसका कोई दूसरा भाई भी हो सकता है। तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी बनती है, तीन पॉसिबिलिटी। टी यहां भी हो सकता है, टी यहां भी, टी यहां भी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है सर। हाँ जी इजी है, वो तो है ही। मैंने बोला ना अभी तो हम बेसिक लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तब टी का आर से क्या संबंध है, तब टी का आर से क्या संबंध है बेटा ये बताओ। देन हाउ इज टी रिलेटेड टू आर। ये जो टी है ना ये कौन है आर की, है टी कौन है आर की, टी कौन है आर की। सर टी आर की पत्नी भी हो सकती है, सर टी आर की साली भी हो सकती है, और टी आर का साला भी हो सकता है। यहां पे तीन संभावनाएं हैं। टी कौन है आर की, टी आर की पत्नी है, टी आर की पत्नी भी हो सकती है, टी आर की साली भी हो सकती है, टी आर की साली भी हो सकती है, और टी आर का साला भी हो सकता है, टी आर का साला भी हो सकता है। यहाँ पे तीन संभावनाएं हैं। टी आर की पत्नी भी हो सकती है, टी आर की साली भी हो सकती है, टी आर का साला भी हो सकता है, ठीक है। देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन बी वाइफ इज द राइट आंसर। टी आर की कौन है, पत्नी है। भाई टी आर की कौन है, पत्नी है, क्वेश्चन के आधार पे, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं अब फैमिली ट्री आपके दिमाग में प्रिंट हो गया होगा, क्यों भाई। चलो बनाओ इन दोनों क्वेश्चन का फैमिली ट्री जल्दी से। हाँ जी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। करो सॉल्व फटाफट से, दोनों का फैमिली ट्री बनाओ।
डन। यदि पी क्यू का पति है, यदि पी क्यू का पति है, देखो पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, पी पति है तो पी को त्रिभुज में बंद कर दो, किसके पति देव हैं? क्यू के, इनकी शादी क्यू से करा दो। और आर एस और क्यू की माता है, एंड आर इज द मदर ऑफ एस एंड क्यू, यानी कि ये बेटा दो अलग अलग सेंटेंस है, ये सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस अलग है। आप ये मत सोचना कि ये जो और वर्ड है ये पी को रिप्रेजेंट करेगा, यहां पे जो और है वो कंजंक्शन नहीं है, ये दोनों ही अलग अलग सेंटेंसेस हैं। आर एस और क्यू की माता है, तो एस और क्यू दोनों हो सकते हैं बहनें, दोनों भाई बहन हो सकते हैं या दोनों बहनें हो सकती हैं, इन दोनों की जो माता है वो कौन है? आर। ठीक है, तो आर से पी का क्या संबंध है? तो आर से पी का क्या संबंध है? हाउ इज, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ आर टू पी? देखो इंग्लिश में तो क्वेश्चन कुछ और पूछा है, हिंदी में कुछ और पूछा है, पहले मैं हिंदी का बताता हूं। तो आर से पी का क्या संबंध है? तो आर से पी का क्या संबंध है, मतलब पी कौन है? इसकी बेटी का पति। तो पी कौन है? उसकी बेटी का पति, यानी कि आर से पी का क्या संबंध है? पी दामाद है आर का, पी कौन है? दामाद है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ आर टू पी? हाउ इज आर रिलेटेड टू पी? तो इसकी वाइफ की मदर, तो वाइफ की मदर कौन होती है? मदर इन लॉ। वाइफ की मदर कौन होती है? मदर इन लॉ। हाउ इज आर रिलेटेड टू पी? मदर इन लॉ, उसकी पत्नी की माँ। ठीक है, उसकी सास हो गई। तो इंग्लिश में जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग आंसर है मदर इन लॉ, हिंदी में जो पूछा उसके अकॉर्डिंग आंसर है दामाद। ठीक है, एक पुस्तक पढ़ता है और जानता है कि उस पुस्तक के लेखक के नाम से वह परिचित है। ए रीड्स अ बुक, है ना, एंड फाइंड्स द नेम ऑफ ऑथर फैमिलियर। ठीक है, सी का चाचा लेखक बी है, देखो सी के चाचा जी हैं लेखक। सी के चाचा कैसे बनाओगे ये बताओ, सी के चाचा कैसे बनाओगे? सर पहले सी के पिता बनाएंगे और पिता के भाई बना देंगे, तो ये हो गए सी के चाचा, भाई इनके पिता के भाई। और यही है लेखक बी, जो सी के चाचा है वही है लेखक बी, है ना, ब्रदर ऑफ फादर। पहले इनके फादर बनाओ, उनके ब्रदर बनाओ, तो इनके पिता के भाई हो गए। बी कौन हो गया? सी का चाचा लेखक। ए की पुत्री सी है, ए की पुत्री कौन है? सी। ए की पुत्री है सी, सी पुत्री है किसकी है? ये ए की पुत्री है। इसका मतलब ये है ए या तो इसके पिताजी हैं, ए या फिर इसकी माताजी हैं, इन दोनों में से कोई ए है, क्योंकि ए की जो पुत्री है वो सी है, ए की पुत्री सी है। ए से बी किस प्रकार संबंधित है? ए से बी किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज बी रिलेटेड टू ए? हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, मतलब हु इज बी, बी कौन है? ए का। तो देखो बी ए का भाई भी हो सकता है, और बी ए का कौन हो सकता है? इसके पति का भाई यानी कि देवर। तो जो बी है वो ए का भाई भी हो सकता है और ए का देवर भी हो सकता है, ईदर ब्रदर और ब्रदर इन लॉ। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई लव यू सर, यू आर ए नाइस टीचर। मुझे बस शक रहा हो मेरा पूरा सिलेबस हो गया, इसके बाद अपनी पूरी बुक सॉल्व करनी है बस। थैंक यू सो मच सर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 16। बेटा अभी भी हम बिल्कुल बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एकदम बेसिक पजल सॉल्व कर रहे हैं, एकदम बेसिक लेवल की, समझ रहे हो? हाँ जी। 14-15 का फैमिली ट्री तुम खुद देख लो कैसे बनाया है, 14-15 का फैमिली ट्री। चलो सॉल्व करो फटाफट से इस क्वेश्चन को, जल्दी से।
हाँ जी, ए बी का भाई है, सी ए की माता है, डी सी का, देखो ए किसका भाई है, बी का, तो बी का भाई बी के साथ आएगा, और भाई है तो त्रिभुज में बंद कर दो। सी ए की माता ए से ऊपर आएगी, माता है तो सर्कल में बंद कर दो। डी सी का पिता सी से ऊपर आएगा, पिताजी है तो ट्राइंगल में बंद कर दो। एफ ए का पुत्र है, ए का पुत्र ए से नीचे आएगा, एफ पुत्र है तो ट्राइंगल बंद कर दो। तब एफ का डी से क्या संबंध है, देन हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, देन हु इज एफ, हमें बताना है एफ कौन है, किसका, डी का। ठीक है, तो इसकी बेटी का बेटा का बेटा, तो परपोता हो गया ना, ग्रेट ग्रैंडसन, है ना, इसकी बेटी के बेटे का बेटा ग्रेट ग्रैंडसन, ये हो गया ग्रेट ग्रैंडसन, परपोता। एफ डी का कौन हो गया, परपोता ग्रेट ग्रैंडसन। एफ का डी से क्या संबंध है, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर दो, है ना। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का फैमिली ट्री बना पाते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से। बनाओ, इसका बनाओ फैमिली ट्री, कैसे बनाओगे। हम्म, हाँ जी, कंप्लीट बना लिया फैमिली ट्री। अगर आपने इसका फैमिली ट्री बना लिया ना, तो आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गए। बहुत सारे बच्चों का आंसर एकदम परफेक्ट आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है ऑप्शन बी। बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर दिया है, अल्टीमेट, गुड जॉब। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक परिवार के 6 सदस्य हैं, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या के बराबर है। इसका मतलब यह है कि फैमिली में 3 मेल है और 3 फीमेल है। जब महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर है तो 3 महिला है 3 पुरुष है, ठीक है। ए और ई एफ के बेटे हैं। देखो एफ के 2 बेटे हैं, एफ के 2 बेटे हैं, एक बेटा है ए, एक बेटा है ई। ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ, ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ।
ये दोनों ही एफ के दो बेटे हैं, ए एंड ई आर सन्स ऑफ एफ। ए और ई एफ के बेटे हैं। बी ए का पुत्र है। ए का पुत्र कौन है? ए का पुत्र बी, तो ए से नीचे बी आ गया। बी इज द सन ऑफ ए। ठीक है। अच्छा, डी दो बच्चों की माँ है। डी को माँ बना दो। बना दिया सब माँ। इसके दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। डी के दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक किसी भी बच्चे को 0.1% भी डाउट नहीं होगा। यहां तक सबके डाउट्स एकदम क्लियर होंगे, सारी चीजें एकदम परफेक्ट तरीके से समझ आ रही होंगी। यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। बताओ कोई डाउट है तो? सर कोई डाउट नहीं है, एफ के दो बेटे हैं, बी जो है ए का बेटा है, डी के दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। अच्छा ये बताओ, परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ में से एक चीज मुझे एक बार बताओ, ए बी सी डी ई एफ ये परिवार के 6 सदस्य हैं, तो इनमें से कौन कौन मेल है, कौन कौन फीमेल है, ये बताओ। ए बी सी डी ई एफ 6 सदस्य हैं परिवार में, इनमें से मेल कौन कौन है और फीमेल कौन कौन है? सर अगर हम मेल की बात करें तो इनमें से 3 ही सदस्य मेल हैं। अब वो 3 मेल कौन कौन से हैं? ए बी और ई। ए बी और ई, ये 3 हो गए मेल, ए बी और ई। इन तीनों के अलावा सी डी एफ हो गई फीमेल। क्योंकि 3 मेल है 3 फीमेल है, तो ये तीनों मेल हो गए, तो बाकी की तीनों फीमेल हो गई। तो ये जो एफ है ये कौन है? एफ फीमेल हो गई। हमें पता चल गया एफ फीमेल है, तो हमने एफ को फीमेल बना दिया। अच्छा अब आप लोग एक बात बताओ, ये परिवार का मेल मेंबर है, ये परिवार का मेल मेंबर है, ये परिवार का पुरुष सदस्य है, ये परिवार का पुरुष सदस्य है, ये परिवार का मेल मेंबर है, मेल, ये परिवार का पुरुष है। और परिवार में 3 ही मेल है। कौन कौन से मेल है? एक तो ए है और एक बी है और एक ई है। परिवार में 3 ही मेल है, ए बी और ई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेल मेंबर है ये 100% इन तीनों में से कोई एक है। ये जो मेल मेंबर है ये इन तीनों में से ही कोई एक है, क्योंकि इसके अलावा चौथा मेल तो हो नहीं सकता। अच्छा अब एक बात बताओ, ये जो मेल मेंबर है, या क्या कभी ये मेल मेंबर ए और ई में से कोई एक हो सकता है? सर ये मेल मेंबर कभी भी ए और ई में से कोई नहीं हो सकता। बताओ क्या ये मेल मेंबर कभी भी ए और ई में से कोई एक हो सकता है? सर ये जो मेल मेंबर है ना, ये ए और ई में से कोई नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, नेवर। बताओ ए और ई में से हो सकता? कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए और ई की माँ एफ है। अगर मैं यहाँ पे ए और ई बना दूंगा तो उनकी जो माँ है वो डी हो जाएगी। तो ये मेल मेंबर कभी भी ए और ई नहीं हो सकता, क्योंकि ए और ई की माँ पहले से फिक्स है एफ। ए और ई की माँ डी नहीं हो सकती। तो 100% ये जो मेल मेंबर है ये कौन है? बी। बस कहानी खत्म। अगर आपको ये चीज पता चल गई तो आपकी कहानी खत्म, पूरी की पूरी कहानी खत्म, पूरी की पूरी क्वेश्चन ही सॉल्व। अगर आपको ये चीज पता चल गई तो। हाँ जी। ए और ई ये हो नहीं सकते, तो ये कौन है? बी। बस कहानी खत्म। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या दिक्कत है? अब तो तुम बना ही दोगे, क्यों भाई? अब तो तुम सॉल्व भी कर दोगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं। बी ए का भी बेटा है, बी डी का भी बेटा है, तो ये जो बी है ये ए और डी दोनों का बेटा है। समझ रहे हो? कर दो क्वेश्चन सॉल्व। हेलो। हाँ जी। तो आप लोगों को पता तो चल गया होगा, है ना, कि बी जो है, बी जो है
है ना। जो बी है वो डी का भी बेटा है, बी ए का भी बेटा है, तो बी ए और डी दोनों का बेटा है। इसका मतलब ए और डी आपस में कौन है? इसका मतलब ए और डी आपस में पति पत्नी है। अगर बी ए और डी का बेटा है तो ए और डी आपस में पति पत्नी हो गए, और बेटा डी की एक बेटी है जो कि कौन होगी? एफ। तो हाउ इज एफ रिलेट, हाउ इज, सॉरी, एफ नहीं होगी, कौन बचेगी? एफ नहीं होगी, बचेगी कौन? सी। तो हाउ इज सी रिलेटेड टू, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए? सी का ए से क्या संबंध है? सी ए की बेटी है। तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा बेटा वो सिर्फ और सिर्फ इससे सॉल्व होगा, सिर्फ और सिर्फ इससे। बताओ, इस क्वेश्चन को बनाओ फटाफट से, जल्दी से आंसर दो विद इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के अंदर इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। विद इन 10 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, जल्दी से। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। हर बच्चे के कम से कम 4 भाई 3 बहनें हैं, तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या कितनी है? हर बच्चे की 4 भाई 3 बहनें हैं। हाँ जी, हर बच्चे के कम से कम 4 भाई 3 बहनें हैं, तो परिवार में न्यूनतम संख्या बताओ। एक बच्चा कह रहा है 7, एक बच्चा कह रहा है 8। हाँ भैया, कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं, कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो बच्चा है, क्या इस बच्चे के कम से कम 4 भाई हैं? देखो, प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई होने चाहिए, प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई होने चाहिए। क्या इस बच्चे के 4 भाई हैं? सर इस बच्चे के तो 3 ही भाई है। प्रत्येक बच्चे के 4 भाई होने चाहिए, इसके 4 भाई हैं, सर इसके 3 ही भाई है, इसके भी 3 भाई हैं, इसके भी 3 ही भाई हैं। तो भाई साहब प्रत्येक बच्चे के 4 भाई होने चाहिए, है ना, कम से कम। इसके 4 भाई नहीं है, इसका मतलब हमें एक भाई और बनाना पड़ेगा, तब जाके प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई होंगे। अच्छा एक बात बताओ, इस बच्चे की कम से कम 4 भाई हैं, इसके तो 5 हो गए, लेकिन कम से कम 4 होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो बच्चा है, क्या इसकी कम से कम 3 बहनें हैं? सर इसकी 2 ही बहनें रह गई, इसकी 2 ही बहनें रह गई, जबकि हर बच्चे की कम से कम 3 बहन होनी चाहिए, तो इसकी कम से कम 3 बहन होनी चाहिए, यानी कि एक और बहन होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? n+2, यानी कि 7 और 2 9, है ना। n की वैल्यू क्या है? ये, ठीक। हाँ जी। अब हर बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परिवार में एक दादा है, एक दादी है, 2 पिता हैं, 2 माताएं हैं, है ना। एक परिवार में एक दादा है, एक दादी है, 2 पिता 2 माताएं हैं। परिवार में 4 बच्चे हैं, 3 पोता पोती है। एक भाई है, 2 बहनें हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, एक सास है, एक ससुर है, एक बहू है। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? एक बच्चा कह रहा है परिवार में कुल 23 सदस्य हैं, क्योंकि एक दादा एक दादी, दो दो और दो, 2 पिता 2 और 2 4, 2 माताएं 6, 4 बच्चे 10, 3 पोता पोती 13, एक भाई 14, 2 बहनें 16, 2 बेटे 18, 2 बेटियां 20, एक सास 21, एक ससुर 22, एक बहू 23। तो एक बच्चा कह रहा है कि टोटल 23 बच्चे हैं, टोटल 23 मेंबर हैं परिवार में, है। अरे मेरे भाई देखो, जब दादा दादी की बात हो ना, तो दादा दादी का जो यूनिक फैमिली ट्री बनता है वो कैसे बनता है आप लोग जानते हैं, है ना। दादा दादी सास ससुर का जो फैमिली ट्री बनेगा फिर वो ये बनेगा, लाइक दिस। ये हो गए ग्रैंड चाइल्ड। चलो, परिवार में एक दादा है। क्या परिवार में एक दादा है? जी हाँ सर, ये दादा है। एक दादी है? सर जी हाँ, ये दादी है। 2 पिता है, 2 पिता सर एक पिता ये है, एक पिता ये है, ये भी तो पिता है इन बच्चों का, तो 2 पिता हो गए। 2 माताएं हैं, सर एक माता ये है, एक माता ये है, ये दोनों माताएं हैं ना। देखो ये माता है इन बच्चों की, ये माता है इन बच्चों की। परिवार में 4 बच्चे हैं, 3 पोते पोती, 3 पोता पोती हो गए, 4 बच्चे हो गए, 3 बच्चे तो ये है इनके, और एक बच्चा ये है इन दोनों का, ठीक है। चलिए साहब, एक भाई 2 बहनें, एक भाई 2 बहनें का मतलब है एक भाई है और 2 बहनें हैं, एक भाई और 2 बहनें हैं। 2 बेटे हैं, सर एक बेटा ये है, एक बेटा ये है,
दो बेटियां हैं, ये दोनों बेटियां हैं परिवार की। एक सास और एक ससुर, सर ये सास है और ये ससुर है। एक बहू, सर ये बहू है। तब परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? देखो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? दो और दो चार और तीन सात। देयर आर ओनली 7 मेंबर्स इन द फैमिली। परिवार में कुल 7 सदस्य हैं, ओनली 7 मेंबर्स। ठीक है, आपको लग रहा था पता नहीं कितना बड़ा परिवार है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, परिवार बहुत छोटा सा है। ठीक है, देयर आर ओनली 7 मेंबर्स इन द फैमिली। सिर्फ 7 ही परिवार के सदस्य हैं, ज्यादा सदस्य परिवार में नहीं है। समझ रहे हो? हाँ जी। हाँ जी, चलिए अब कुछ मुझे स्पेशल क्वेश्चन कराने हैं पजल में। ठीक है, हाँ जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो स्पेशल क्वेश्चन है ना, वो कल करें, हम आज नहीं करते। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। तो जो पजल के अभी कुछ स्पेशल क्वेश्चन बचे हैं, लेंदी क्वेश्चन, ठीक है, आज भी हमने पजल के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही किए हैं। तो कल हम पजल के करेंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, शुक्रिया।